हे हेलो एवरीवन, क्लास 10। आज हम आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 लेकर आए हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम हिस्ट्री की सीरीज में आपकी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, साथ में इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गो। शुरुआत करते हैं मुद्रण संस्कृति की। तो मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय है? शुरुआती छपी किताबें, प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। ये बात याद रखना। मुद्रण मतलब होता है प्रिंट बेटा। प्रिंट मतलब प्रिंटिंग मशीन, प्रिंट करना। ठीक है, उसे मुद्रण कहते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान, कोरिया में हुआ। इस प्रकार की मशीनें तैयार की गई। ठीक, इसके बाद आते हैं क्या कि चीन में 594 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उसे कागज पर प्रिंट की जाती थी। पहले लकड़ी के ब्लॉक बना देते थे, उस लकड़ी से कागज पर क्या करते थे, छपाई सी करते थे। ठीक, एंड इसके अलावा उस जमाने में कागज पतले और झिर्रीदार होते थे। ऐसे कागज पर दोनों तरह से सफाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों सिरों को काटकर, सिरों को टाँके में लगाकर, फिर बाकी कागज मोड़कर कार्डियल बुक बनाई जाती थी। और उसके बाद जैसे ये आपने देख रहे हो, है ना, इस प्रकार की बुक से क्या करते थे वो लोग, छपाई करते थे इस बुक पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी और उन्हें कैसे पढ़ा जाता था। तो बच्चे, एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। ठीक है, एक लंबे समय तक चीन में राजतंत्र था और चीन की जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें सिविल सर्विस परीक्षा लगाई जाती थी और उसमें से जो अधिकारी आते थे चुनकर, वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाते थे, प्रशासनिक सिस्टम चलाते थे। इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तक छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे किताबें भी बहुत ज़्यादा छपने लगी। तो केवल विद्यार्थियों के लिए छपाई होती थी। तो क्या केवल विद्यार्थियों के लिए छपाई होती थी? 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक सीमित नहीं थी। अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे थे। व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। कहानियां, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक सभी छापकर इसे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे हो गए और खाली समय में पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया। रईस महिलाएं भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और उनमें कईयों ने तो अपनी कविताएं, कहानियां भी छपवाई। आगे आते हैं, जापान में छपाई कैसे आई। टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 1768 से 1770 के ईस्वी के आसपास अपनाया। बौद्ध धर्म की किताबें डायमंड सूत्र, जो 1868 में छपी थी, जो जापानी भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इस प्रकार से किताबों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम छपाई करते थे किताबों की। ठीक है, अब उस समय पुस्तकालयों को किताब की दुकानों में हाथ में छपी किताबों से अन्य सामग्रियों पर भरी होती थी। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाएं। किताब लिखने का जो टॉपिक होता था, महिलाओं के ऊपर, संगीतों के ऊपर, हिसाब किताब पर, चाय पर, फूल साजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी जाती थी। और यूरोप में मुद्रण आने के बाद यूरोप बदलता हुआ नजर आया। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा और 1925 में मार्को पोलो ने चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। सिल्क रूट के माध्यम से चीन से जो मुद्रण का ज्ञान है वो कहाँ पहुंच गया, पूरे यूरोप में पहुंच गया कि भाई छपाई जैसी कोई चीज होती है ना। और 1925 में जो मार्को पोलो था वो चीन गया था। तो फिर क्या हुआ था, उसने मुद्रण यानी छपाई के बारे में देखा और इटली पहुंचाई इस वाली बात को। किताब की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक के विक्रेता, सुलेखक या कातिब रोजगार देने लगे। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। और गुटेनबर्ग या प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल, गुटेनबर्ग की एक प्रिंटिंग प्रेस की बात करी जा रही थी। जैतून पैरने की मशीनें देखता आया था, बाद में पत्थर पर पॉलिश करने वाला कला सीखी, फिर सुनहरी अंत से शीशे की इच्छित आकृतियां गढ़ना महारत हासिल की। अब अपने ज्ञान अनुभव के इस्तेमाल से उसने अपने नए आविष्कार किया। जैतून प्रेस की प्रिंटिंग
प्रेस का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग उसने अक्षरों की धातुई आकृतियों को गाढ़ने के लिए किया। गुटेनबर्ग में 1448 तक, बेटा ये डेट याद रखना, सन अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इसलिए सबसे पहली पुस्तक जो छपी थी वो थी बाइबल। ठीक है, गुटेनबर्ग में सबसे पहली पुस्तक छपी थी और 1448 में। शुरू शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी होती थी। 1440 से 1550 के मध्य यूरोप में देशों के छापे खाने लग गए। और प्लाटिन क्या है बेटा? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटिन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले बोर्ड का काट होता था, बाद में स्ताप का बनने लगा। पहले पहले बोर्ड जो है वो काठ का बनाते थे, फिर बाद में किसका बनने लगा? इस्पात का बनने लग गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मुद्रण संस्कृति आई तो उसका असर क्या हुआ? पाठक वर्ग पैदा हुए, लोग पढ़ने वाले हो गए, श्रम कम हो गया, किताबों में कीमत गिर गई, है ना। ये अनेक बदलाव इसमें नजर आने लगे। धार्मिक विवाद हुआ प्रिंट के डर से। ठीक है, भय हुआ मुद्रण नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही धार्मिक विचार पनपने लगेंगे। धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। इन्होंने अपने लेखों में के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया और क्या कहा? टेस्टामेंट में लूथर ने तर्जुमे के कारण चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। इसके बाद धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इक्विजिशन आरंभ किया, जिसमें 1558 में रोमन चर्च की प्रतिबिंब किताबों की सूची प्रकाशित की। पढ़ने का जुनून 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो 60 से 80% तक पहुंच चुका था। अब मुद्रण से क्या हुआ? पढ़ने का जुनून लोगों में आया, लोगों ने पढ़ना शुरू करा। ठीक है, लोगों के पढ़ने से क्या हुआ? नई नई खोजें शुरू हुई और धीरे धीरे इसी प्रकार से समाज में रुचियां बढ़नी शुरू हो गई। मुद्रण संस्कृति, फ्रांसीसी क्रांति। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति में मदद दी कि छपाई चलते विचारों में लेखकों ने अविश्वास निरंकुशवाद की आलोचना की। लोगों ने छाप के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, छपाई के जरिए, कविताओं के जरिए अपने निरंकुशवाद की आलोचना की कि भाई क्या निरंकुश शासन लगा रखा है आपने, है ना। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन ने ले ली और तो और चर्च की धार्मिक राज्य निरंकुश सत्ता पर हमला किया। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया और तो और 19वीं सदी में यूरोप की साक्षरता जबरदस्त उछाल आया यूरोप की साक्षरता में। इससे पाठकों को एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें महिलाएं मजदूर शामिल थी। अब महिलाएं, मजदूर, बच्चे सब पढ़ने लग गए। पढ़ाई के लिए लोग पागल होने लग गए, किताबें लिखी जाने लग गई। कई महिलाएं पाठिका के साथ लेखिका भी बन गई और तो और महत्व और बढ़ गया। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय 17वीं सदी में प्रचलन में आ गए और व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार, निम्न वर्ग के लोग अड्डा जमाने लग गए। प्रिंट तकनीक में सुधार आया। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम होर ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति के चलने वाला बेलनाकार प्रेस बना लिया था। इस प्रेस से एक घंटे में 8,000 पेज छापे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत तक ऑफिस प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफिस प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों की छपाई की जा सकती थी और 20वीं सदी के अंत आते आते बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे। इससे छपाई में कम से कम तेजी आ गई और इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। कभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ जिससे छपी हुई सामग्री का रूप बदल दिया गया। मतलब क्या बेटा? धीरे धीरे न्यूयॉर्क में क्या हुआ और अमेंडमेंट्स होने लगे प्रिंटिंग मशीन में और अच्छी अच्छी प्रिंटिंग मशीनों का उद्धरण और आविष्कार होने लगा। किताबें भेजने के नए तरीके लोगों के पास आ गए। शक्ल में धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। पाठकों उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अलग अलग तरीके अपनाए लिया किताब बेचने के लिए। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य की शिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब पर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू हुआ और 1930 के दशक में महामंदी के प्रभाव से पार करने के लिए पेपर बैक
और संस्करण से निकाला गया जो सस्ता हुआ करता था। और तो और भारत में मुद्रण संसार, भारत में संस्कृति, अरबी, फारसी, क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का एक बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताब नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई लोग सारे सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। तो इस प्रकार से भारत में क्या हुआ बेटा, मुद्रण संसार में भारत का मुद्रण संसार इस प्रकार से बदला। अब पांडुलिपि जो थी बेटा, हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते थे। इनके प्रयोग की सीमाएं जो थी, किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला होता था, अधिक लगना, मांग पूरी ना होना, समय ज्यादा लगता था, मांग भी पूरी नहीं होती थी। तो ये बहुत नाजुक होती थी और रखरखाव के लिए भी मुश्किल होती थी, ये जो होती थी पांडुलिपि। ठीक है, इसके बारे में बताई जा रही है। इसके अलावा उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका ये था कि आदान प्रदान मुश्किल था, इसलिए मुद्रण संस्कृति में भारत में बहुत बढ़ावा मिला। और इसका आना जो था बेटा, मुद्रण संस्कृति का, प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी भारत में गोवा के पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आई और 1674 तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1569 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक छापी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली पुस्तक लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी, कौन सी भाषा में, कोंकणी और कन्नड़ भाषा में। कैथोलिक पुजारियों ने 1569 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। तो पहली किताब कब छपी, 1569 में। किसने, कैथोलिक पुजारियों ने। कहाँ पर, कोचीन में छापी। पहली तमिल किताब छापी, कहाँ पर छापी, कोचीन में छापी। और पहली मलयालम पुस्तक छापी कब, 1713 में। इसके अलावा जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो पहली पत्रिका का नाम था बंगाल गजट। बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया और बंगाल गैजेट ही पहली भारतीय अखबार था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भारतीय अखबार कौन सा था, बंगाल गजट, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। धीरे धीरे धार्मिक सुधार किस प्रकार हुआ। 1821 में राजा राम मोहन राय ने कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म ने रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की और ऐसे आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादी के समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। 1810 में कोलकाता तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया और 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू करा। और इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ भी आम लोगों के पास पहुंच गए और राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत में के एक हिस्से पर समाचार दूसरे हिस्से के लोगों के भी पहुंचने लगा। लोग इससे एक दूसरे के करीब भी आने लग गए। अब मुस्लिम और मुद्रण संस्कृति को कैसे, 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनका नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ फारसी में 2 अखबार शुरू, 1822 में। कौन सी लैंग्वेज, फारसी थी। और नाम क्या था, जाम ए जहांनामा और शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बम्बई समाचार। और भारतीय उत्तरी भारत में उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों को उर्दू और फारसी अनुवाद में छापना शुरू किया। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। देवबंद सेमिनरी स्थापना 1867 में। सेमिनरी के ने मुसलमान में जीवन में सही आचार विचार लेकर हजार फतवे छापने शुरू कर दिए। देवबंद सेमिनरी ने बहुत सारे फतवे देना शुरू कर दिए। प्रकाशन में नए रूप क्या थे, अलग अलग रूप। 19वीं सदी के तक ये जो प्रकाशन था, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत ज़्यादा लोगों के अभिप्रेरणा बन गया और नई नई कहानियाँ, नई नई विधाएं, पाठक, गीत, सामाजिक मुद्दे पर हम इन चीज़ों पर पढ़ना शुरू करने लगे। कार्टून छपने लगे, है ना। प्रिंटिंग महिलाएं, जैन ऑगस्टिन ब्रांड, बहनें जॉर्ज इलियट आदि
ने के लेखन ने नई नई नारी की परिभाषा उभारी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था और जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं ने जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्ती घरों की महिलाओं को पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, 1876 में, बेटा साथ साथ नोट्स लिखते चलो, ठीक है। रशन सुंदरी देवी ने आत्मकथा अमार जीवन प्रकाशित हुई और 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों को दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने से उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी और 1871 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलमारी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। तो धीरे धीरे बेटा क्या हुआ, ये जो लिख रहे थे इससे समाज जागृत हो रहा था, समाज में पता चल रहा था कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें गलत है और किन चीजों पे हमें आवाज उठानी चाहिए, किन चीजों पे हमें बोलना चाहिए। धीरे धीरे इन चीजों पे हमने देखा कि भाई मुद्रण ने तो पूरे समाज को चेंज करके रख दिया, देश को चेंज करके रख दिया और तो और फिर महाद्वीप को भी। प्रिंट और गरीब जनता, मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सके। 20वीं सदी की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई और इन पुस्तकालयों ने के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर छापकर जातीय वर्गीय शोषण के बीच में रिश्ता समझाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। तो गरीब जनता के बीच में जो कास्टिज्म था उसे खत्म करने की भी कोशिश की गई। प्रिंट पर प्रतिबंध 1798 के पहले उपनिवेशी शासक सेंसर को लेके बहुत गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी थोड़े नियंत्रण में लगाए जाते हुए रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, है ना, कंपनी को गलत नहीं बोल सकते, इस तरीके से बात की जाती थी, ठीक है। प्रिंटिंग के जरिए भी आप नहीं बोल सकते। तो 1857 के विद्रोह में के बाद प्रेस की स्वतंत्रता प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदल गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। इसके बाद इस कानून को सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान की। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी और उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी भी संभावना थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। तो कोई अगर देशद्रोही भावना दे रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो उसको या तो उसकी स्टेटमेंट मत दिखाओ कहीं पर, या फिर अगर दिखाई तो आपकी रिपोर्ट की एजेंसी ही बंद कर देंगे हम। इस प्रकार का तानाशाह हमारे देश में अंग्रेजों ने ला रखा था। पर प्रिंटिंग मशीन से और इससे मुद्रण से बहुत सारे बदलाव हमारे देश में हमें करने को मिले। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके क्वेश्चन के साथ में। मैं 4 चैप्टर जो आपका हिस्ट्री का और जो 5 चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, इन सबके ना एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगी, कौन कौन से आप सॉल्व कर लेना। एक वीडियो बना दूंगी शॉर्ट, पूरे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख दूंगी, ठीक है। चलो ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के पास, ठीक है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कुछ समझ ना आया तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा।